हमारी रसोई में रखा एक साधारण सा नारियल या एक रसीला सेब किस जादुई प्रक्रिया से गुजरकर हम तक पहुंचता है। एक फूल के खिलने से लेकर उसके फल या बीज बनने तक का ये सफर असल में एक बहुत ही सुव्यवस्थित बायोलॉजिकल असेंबली लाइन है। इसी पूरी प्रक्रिया को जीव विज्ञान में निषेचन पश्च घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहा जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रकृति के इसी अद्भुत कारखाने के अंदर झांकने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये निषेचन पश्च घटनाएं आखिर हैं क्या। जब किसी फूल में दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके तुरंत बाद बहुत ही जटिल बदलाव का दौर शुरू होता है। और यही वो मौलिक परिवर्तन है जो एक नाजुक से फूल को एक कठोर बीज और एक स्वादिष्ट फल में पूरी तरह से बदलकर रख देता है। यह परिभाषा हमारे आज के विषय की बिल्कुल मजबूत नींव है। आगे बढ़ने से पहले चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम भ्रूणपोष के बारे में जानेंगे, फिर भ्रूण का क्रमिक विकास, उसके बाद बीज और फल के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, फिर चर्चा होगी असंख्य जनन व बहुभ्रूणता की, और अंत में हम एक सारांश देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भ्रूणपोष, जो असल में पोषण का आधार है। यहाँ प्रकृति का लॉजिक देखिए कितना कमाल का है। किसी भी नए पौधे यानी भ्रूण को तब तक विकसित नहीं होने दिया जाता जब तक कि उसके लिए एक बहुत ही सॉलिड त्रिगुणित यानी 3N भोजन का भंडार न बन जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लंबी ट्रिप पर निकलने से पहले अपना लंच बॉक्स पूरी तरह से पैक कर लेना। भ्रूण के विकास से ठीक पहले भ्रूणपोष का विकास होना ये सुनिश्चित करता है कि नन्हे पौधे को कभी भी पोषण की कोई कमी ना हो। अगर हम इस विज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो बात एकदम साफ हो जाती है। जो नारियल पानी हम पीते हैं ना, वो असल में मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है, जिसमें हजारों मुक्त केंद्रक बस तैर रहे होते हैं। लेकिन बाद में जब इन केंद्रकों के चारों तरफ सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति बन जाती है तो वो नारियल का ठोस सफेद खाने वाला हिस्सा बन जाता है, जिसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। मतलब एक ही चीज के दो अलग अलग रूप। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, भ्रूण का क्रमिक विकास। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भ्रूण का विकास रातों रात नहीं होता। इसका एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कहानी शुरू होती है एक सिंपल जाइगोट यानी युग्मनज से, फिर वो विभाजित होकर प्राक भ्रूण बनाता है। उसके बाद यह एक गोलाकार आकार लेता है, फिर एक बहुत ही सुंदर हृदयाकार यानी हार्ट शेप अवस्था में बदलता है, और फाइनली एक परिपक्व भ्रूण बन जाता है। यह क्रमिक बदलाव दिखाता है कि जीवन कितनी सटीकता से आकार लेता है। मैच्योर होने के बाद ये भ्रूण दो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स में बढ़ जाते हैं। द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो बीजपत्र होते हैं, ऊपर बीजपत्रों पर एक और नीचे बीजपत्राधार। दूसरी तरफ घास परिवार जैसे एक बीजपत्र यानी मोनोकॉट भ्रूण में केवल एक ही बीजपत्र होता है, जिसे स्कूटेलम कहते हैं, और इसे सुरक्षित रखने के लिए प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल जैसी खास संरचनाएं होती हैं। सच में ये प्रकृति की बेहतरीन इंजीनियरिंग है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, बीज, जो लैंगिक जनन का असली और अंतिम उत्पाद है। अब ये बीज अपने खाने यानी भ्रूणपोष का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके आधार पर इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो अपना सारा भोजन पहले ही चट कर जाते हैं, जैसे मटर या मूंगफली। इन्हें गैर एल्ब्यूमिनस कहते हैं। लेकिन कुछ बीज काफी समझदार होते हैं, वो अपने भोजन का कुछ हिस्सा बचा कर रखते हैं, जैसे गेहूं, मक्का या अरंडी। इन्हें एल्ब्यूमिनस बीज कहा जाता है। लेकिन बायोलॉजी में एक्सेप्शंस ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? नॉर्मली निषेचन के बाद बीजांडकाय यानी न्यूसेलस खत्म हो जाता है, लेकिन काली मिर्च और चुकंदर जैसे कुछ अनोखे बीजों में ये एक स्थायी हिस्से के रूप में बचा रह जाता है। इस बचे हुए हिस्से को ही परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहा जाता है। ये एक बहुत ही खास अपवाद है। और इन बीजों का सर्वाइवल मैकेनिज्म तो वाकई कमाल का है। जब बाहर का मौसम खराब या बहुत सूखा हो जाता है तो बीज अपनी चयापचय यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं को एकदम धीमा कर लेता है। एक तरह से ये अपने आप को सेफ मोड में डालकर सो जाता है। इसी निष्क्रिय अवस्था को बीज प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी कहते हैं। बाहर का मजबूत बीज चोल इसे तब तक सुरक्षित रखता है जब तक कि हालात दोबारा अनुकूल न हो जाएं। अब हम अपने एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से पर आते हैं, फल और उसके विभिन्न प्रकार। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलती है। हम जिन फलों को बड़े मजे से खाते हैं, जीव विज्ञान की नज़र में वो सभी सच्चे फल नहीं हैं।
जो केवल निषेचित अंडाशय से बनते हैं, बस वही सत्य फल हैं। लेकिन सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू जैसे फलों में फूल का एक दूसरा हिस्सा, जिसे पुष्पाशन या थैलेमस कहते हैं, वो भी फल बनाने में अपना योगदान देता है। इसलिए विज्ञान की भाषा में इन पसंदीदा फलों को आभासी या कूट फल यानी फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है ना? बिल्कुल सरप्राइजिंग। पौधों की इस दुनिया में एक और बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। कभी सोचा है कि केले में बीज क्यों नहीं होते? इसका जवाब है अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी। ये वो प्रक्रिया है जहां फल का विकास बिना किसी निषेचन के ही हो जाता है, और क्योंकि निषेचन नहीं हुआ इसलिए बीज भी नहीं बनते। ये प्रकृति का अपना तरीका है बिना बीज वाले अद्भुत फल तैयार करने का। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ, असंग जनन और बहुभ्रूणता। ये पादप जगत के असली रूल ब्रेकर्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना तो जैसे जीव विज्ञान की किसी जादुई ट्रिक को देखने जैसा है। असंग जनन या एपोमिक्सिस वो प्रक्रिया है जहां पौधे बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर देते हैं। तकनीकी रूप से तो ये एक अलैंगिक जनन है, लेकिन ये इतने शानदार तरीके से लैंगिक जनन की नकल करता है कि आप हैरान रह जाएंगे। घास परिवार और एस्टेरेसिया में ये एक अविश्वसनीय तरीका है जहां पौधे बिना पार्टनर के अपने हूबहू क्लोन तैयार कर लेते हैं। और नियम तोड़ने की इसी कड़ी में एक और नाम है बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। आमतौर पर एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब हम कोई संतरा या नींबू छीलते हैं और उसके एक ही बीज से कई सारे अंकुर निकलते देखते हैं, तो वो इसी प्लस नियम के कारण होता है। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, निषेचन पश्च सारांश। इसे आप इस पूरी प्रक्रिया की एक परफेक्ट चीट शीट मान सकते हैं। निषेचन से पहले जो अंडाशय था वो निषेचन के बाद फल बन जाता है। जो बीजांड था वो बीज बन जाता है। अंडाशय की दीवार फल भित्ति यानी पेरिकाप में बदल जाती है और बीजांड के बाहरी अध्यावरण सख्त होकर बीज चोल या सीड कोट बना लेते हैं। इस एक छोटी सी टेबल में प्रकृति का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन छिपा हुआ है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है। असंग जनन और अनिषेक फलन जैसी ये जो प्राकृतिक विसंगतियां हैं, क्या इन्हें पूरी तरह समझकर हम वैश्विक कृषि उत्पादन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? बिना निषेचन के बीज और बिना बीज के फल, अगर इन जादुई जैविक प्रक्रियाओं को हम खेतों में बड़े पैमाने पर लागू कर सकें, तो हमारे खाद्य उत्पादन का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा विचार है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के पास हमारे लिए अभी कितने और रहस्य उजागर करने बाकी हैं।